बाबा वैद्यनाथ धाम के करेंगी दर्शन, हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। कश्मीर में G20 मीटिंग का आखिरी दिन आज। LG सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर जल्द दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेस में शुमार होगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिनाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने पर आज कोर्ट में सुनवाई। संसदीय जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर किया था। 28 मई को जाएंगे अमेरिका। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामले एक साथ सुने जाएंगे। वाराणसी कोर्ट का फैसला, सारे मुकदमों का नेचर एक। 7 जुलाई को होगी सुनवाई। और यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ में सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। चित्रकूट में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान। गोरखपुर में सिर्फ 31 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। 28 मई को पहलवानों ने एक महिला महापंचायत बुलाई है। नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत होगी। इसी दिन होगा नई संसद का उद्घाटन और उद्घाटन के दिन ही महिला महापंचायत की तैयारी, एक रणनीति पहले से ही बनाई जा चुकी है। महिला महापंचायत को लेकर 28 मई को पहलवानों ने महिला महापंचायत बुलाई है। लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये महिला पहलवान। यौन शोषण मामले को लेकर WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग तेज होती नजर आ रही है और संसद के उद्घाटन के दिन ही महिला महापंचायत। तो अब देखना यह होगा, क्योंकि लगातार ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और इस आंदोलन के जरिए, इस महिला महापंचायत के जरिए जो ये महिला खिलाड़ी हैं हुंकार भरेंगी। क्या कुछ प्रतिक्रिया और कितनी गंभीरता इस मामले को लेकर सरकार की नजर आती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को वो नकारते नजर आ रहे हैं। नार्को टेस्ट भी कराया गया, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं वो भी नार्को टेस्ट कराएं। इसके बाद तैयारी के बाद भी बावजूद इसके ना तो बर्खास्तगी की जा रही है, ना कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। लगातार इन आरोपों को नकारा जा रहा है। एक बार बड़ा रूप अख्तियार होता नजर आ रहा है। संसद भवन के सामने अब महिला पंचायत होगी, तो इस महिला पंचायत का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। तो नए संसद भवन के सामने अब महिला महापंचायत होगी। हालांकि इसकी रणनीति पहले ही बना ली गई थी। कल इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और अब 28 मई को पहलवानों ने एक महिला महापंचायत बुलाई है। लगातार सभी वर्ग, दलों, राजनीतिक दलों का समर्थन इन महिला पहलवानों को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन ये न्याय की लड़ाई और लंबी होती चली जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। सभी मुख्यमंत्रियों और सांसदों को न्योता दिया गया है। रतन टाटा समेत प्रमुख हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है। सभी मुख्यमंत्रियों और सांसदों को ये न्योता दिया गया है, इनवाइट किया गया है।
और इसमें कुछ बड़ी हस्तियां भी शुमार हैं जिन्हें निमंत्रित किया गया है। रतन टाटा का भी नाम शुमार है। सभी मुख्यमंत्रियों और सांसदों को भी न्योता दिया गया है। तो दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और इस बीच कई बड़ी हस्तियां यहां पर नजर आएंगी। और इसी खबर पर कुलदीप भरत संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके में कई बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करने की मांग करी है। उनकी मांग है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया जाए, कहीं ना कहीं उनका मान रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका न्योता नहीं देना ये एक उनका अपमान है, दलित समाज का, पिछड़े समाज का अपमान है। इसको लेकर कई तरह की राजनीतिक पार्टियां अभी विचार विमर्श कर रही है, जिसमें सीपीआई, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कईयों ने इस बहिष्कार किया है इस समारोह में जाने का। वहीं इसमें तमाम बड़ी हस्तियां, यहाँ तक देश विदेशी मेहमानों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया है, अभी कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है। जल्द ही इस पर एक समिति इस पर भी मंथन कर रही है, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। क्योंकि वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन करने का विरोध कर रही है, वही जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने भी तंज कसते हुए कांग्रेस को कहा कि जब 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने एक एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया था, वहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987 में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था, तब इनको राष्ट्रपति के मान की चिंता नहीं हुई थी। आज जब प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसको लेकर ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि जब संसद भवन का शिलान्यास किया गया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न्योता नहीं दिया गया, तो आज जब संसद भवन का उद्घाटन है तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता नहीं देना भी उनके अपमान की, दलित समाज के अपमान की बात है। बनी हुई है कि कांग्रेस बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए लगातार विपक्षी पार्टियों का अगर जिक्र करें, हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से चिंतन मंथन भी जारी है, कई बड़ी हस्तियों को इनवाइट भी किया गया है और कुछ एक लोगों को नजरअंदाज भी कर दिया गया है। लेकिन ये विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एकजुट होती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ समीकरण, राजनीतिक समीकरण की अगर बात की जाए तो बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले हफ्ते से कई तरह की राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। विपक्ष कहीं ना किसी अभी अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर, विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम सहयोगी दलों को, जो प्रमुख है उनको एकजुट करने की बात करें। कल ही वो ममता बनर्जी से मुलाकात करी तो ममता बनर्जी ने उनको समर्थन दिया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को भी इसको देखा जा रहा है और विपक्षी जो जितने तमाम दल के नेता हैं वो एकजुटता दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं जिस तरह के बीजेपी के काम हो रहे हैं, तो बीजेपी का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भारत के मान सम्मान और उसकी गौरव के भाव की मान को नहीं रखती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का बार बार अपमान किया जाता है, जब भी संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे में 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इसके अंदर तत्कालीन तौर पर भी जो वर्तमान में 254 सांसद बैठते हैं, इनको संख्या बढ़ा के 388 कर दी गई है। जो दीर्घ दर्शक सभा है जो उसको भी 1233 कर दी गई है। लेकिन इतने बड़े सब नई डिजिटल टेक्नोलॉजी ला दी गई है। हर जो सांसद बैठेंगे उनके टेबलों पे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वोटिंग की भी सुविधा को बिल्कुल डिजिटल कर दिया गया है। लेकिन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है, क्योंकि और बीजेपी का आरोप है कि वो जो विपक्षी है एकता है वो भारत की संपूर्णता और एकता से घबराई हुई है। वहीं मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए तमाम तरह से बीजेपी को रोकना चाहती है और मोदी की विरोध करना उनकी एक आदत बन गई है। जी बिल्कुल, नई संसद के उद्घाटन पर रार लगातार बरकरार होती नजर आ रही है, बहिष्कार तक पहुंच गई है। अब बात टीएमसी और आप समेत 4 दलों ने किनारा भी कर लिया है और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि रतन टाटा को भी इनवाइट किया गया है, कुछ बड़ी हस्तियों के साथ साथ कुछ और एक नाम क्या सामने आ रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो रतन टाटा है और जो कई जितने जो पद्मश्री जो पुरस्कार जो जिनको दिया गया था उन सबको न्योता दिया गया। वहीं अंबानी परिवार को भी इसका न्योता दिया गया, वहीं मित्तल परिवार को भी इसका न्योता दिया गया। तो तमाम बड़े इंडस्ट्री जिनका भारत के भारत को बढ़ाने में उनका योगदान है, उनको तमाम इंडस्ट्रियल को न्योता दिया गया। और वही जो राजनीतिक से अपना रिश्ता रखते हैं, जो पुराने सांसद थे या
जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उनको भी न्योता दिया गया है। फिलहाल अभी ये देखना लाजमी होगा किस केंद्र में पोस्टें कौन है। जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि 28 मई को ही पहला पंचायत भी इन्होंने बुलाने का, संसद भवन का उद्घाटन होगा और एक तरफ महिलाएं वहां इकट्ठी होंगी जो पहलवानों के समर्थन में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगी। जी बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए तो एक तरफ तो उद्घाटन की रार नजर आ रही है, कांग्रेस का चिंतन मंथन जारी है, दूसरी तरफ जंतर मंतर में जिस तरीके से यौन शोषण के मामले को लेकर महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं, कैंडल मार्च भी निकाला गया था। अब संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही यानी कि 28 तारीख को पूरी तरीके से महिला महापंचायत भी बुलाई गई है। तो ये जो एक माहौल बनता नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कहा जाए, तो ये क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे? जी देखिए, विपक्षी जो दल है वो किसी न किसी बहाने से नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते गए और बीजेपी को घेरते लगे। बीजेपी को इससे कहीं फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी जब G7 की बैठक में वो गए और जहाँ देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो देश, उन्होंने मोदी के सम्मान के लिए उनके पैर छुए, वहीं कई तरह के समझौते अभी प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया में लोकप्रियता देखने को मिली। तो इसी चीज से विपक्ष जो बौखलाया हुआ, जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप इन पे लगाए जाते हैं, जो भी नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं उनका विरोध किया जाता है। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ जो रेलवे है, सड़क है, किसी चीज का उद्घाटन है, उसी चीज को देखे, लेकिन एक राष्ट्रपति भवन जो एक खाली भवन नहीं है, पुरानी परंपराओं, मूल्य और नियमों का एक संयोजन, एक पूरा एक भवन है जिसको लेकर इसकी मान प्रतिष्ठा पूरे देश में, जिसका पूरा अधिकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उनके हाथ इसका उद्घाटन किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वही कोई भी चाहती है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाए। बिल्कुल, लगातार ये मांग उठ रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर रार लगातार बरकरार है। कुलदीप, ये भी खबर आ रही है कि कई दलों के सदस्यों ने बाइकआउट कर दिया है। आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार, वहीं जो अखिलेश यादव, तमाम इन पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। वहीं जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने भी अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं, मेरा और अपना दिखता है, इसके अलावा उनको किसी चीज के बारे में अपनी चिंता नहीं है। अपनी लोकप्रियता के कारण वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं, क्योंकि और भाई संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पर बुलावा नहीं देना एक आदिवासी और एक दलित समाज के ऊपर मुंह पे ऊपर तमाचा है। क्योंकि एक और वही बीजेपी कह रही है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर आदिवासी है तो उनको इतने बड़े पद पे बिठाना, बीजेपी ने उनको इतने पद पे बिठाया। उससे पहले भी दलित समाज के राष्ट्रपति को आते हैं, उनको भी इतने महत्वपूर्ण पद पे बिठाया। और लेकिन जो आम विपक्षी पार्टियों किसी न किसी बहाने पे इन पर तंज कसती नजर आ रही है। बिल्कुल, एक तरफ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जिस तरीके से आदिवासी महिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ऐसे में निमंत्रण न देना एक बड़ी बात हो जाती है। टीएमसी समेत जो जेडीयू है और आम आदमी पार्टी है जो इस उद्घाटन के मौके में शामिल नहीं होंगी, ये पार्टियां, कई ऐसे जो दल हैं वो लगातार बाइकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। रार लगातार ये बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार चिंतन मंथन भी कर रही है। कांग्रेस ने उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की थी, लेकिन हालांकि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है और लगातार ये मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन कराना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह के सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आप सांसद संजय सिंह के सहयोगियों पर ईडी का छापा, दोनों पीए और ड्राइवर के घर ईडी की छापेमारी। संजय और ईडी के झगड़े में छोटे कर्मचारी अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो आप सांसद संजय सिंह हैं वो ईडी और सीबीआई को लेकर एक तल्ख तेवर और कई बयानबाजी निकलकर सामने आई। सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक के घर में अब छापेमारी हुई है। तो आप सांसद संजय ने वीडियो ट्वीट कर नाराजगी भी जताई। ये जुल्म की इंतहा है, मुकाबला जारी रहेगा, ये कहना है आप सांसद संजय सिंह का। मेरा कुछ नहीं कर पाए तो कर्मचारियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर से ईडी की कार्यशैली को लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।
मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैंने मोदी सरकार की ईडी की मैंने मोदी सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, एक बार फिर से ईडी और आपकी जंग शुरू हो गई है। देखा जाए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार आप सांसद संजय सिंह के बयान सामने आए हैं ईडी की कार्यशैली को लेकर, और एक बार फिर से जिस तरीके से इन कर्मचारियों को लेकर छापेमारी की जा रही है, एक बार फिर से ईडी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं संजय सिंह। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह कुछ संजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी कि ईडी जो है उनके सहयोगी, उनके कर्मचारी और उनके जो खास लोग हैं उनके यहाँ पर छापेमारी कर रही है, और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया और उनका बयान भी सामने आया। और उनका साफ साफ एक बात ये कहना है कि ईडी जो है ये सब जो है बीजेपी के इशारे पे कर रही है और उनको दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जुर्म की एक इंतहा है। और देखने वाली बात यह है कि कितने दिनों तक ये जुर्म चलेगा। सवाल ये है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो किसके कहने पर हो रही है। साफ साफ जो है संजय सिंह का कहना यह है कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकता को दूर करने के लिए दिल्ली में नहीं है। वो कल ममता बनर्जी से मिले थे, वो दिल्ली से बाहर है, और संजय सिंह इसी मुद्दे को विशेष तौर पर अपनी बातों में उठाया। उनका कहना है कि वह बीजेपी और ईडी अच्छी तरीके से जानते हैं केजरीवाल दिल्ली में नहीं है, उनके पीछे जानबूझ के छापेमारी कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ईडी की छापेमारी में देखा जाए, क्योंकि लगातार जो छोटे कर्मचारी हैं अब छापेमारी की जा रही है, ईडी की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है। हालांकि लगातार ईडी को लेकर हमलावर है आप और बीजेपी की जंग जारी है। जी देखिए, जो शराब घोटाला है या मैं कहूँ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, दोनों मामले में आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया, दोनों जेल में है। और उनमें से शराब घोटाले में जो है संजय सिंह का भी नाम जो है हल्के पत्रों में आया था, साफ साफ खुलकर नहीं आया था, लेकिन संजय सिंह को पूछताछ के लिए एक बार समझ मिल चुका है। और इसी संदर्भ में ईडी जो है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट छानने के लिए या ये कहे उनके खिलाफ ऐसे सबूत ढूंढने के लिए उनके सहयोगी और उनके कर्मचारियों पर छापेमारी कर ये सर्च करने की कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा सबूत उनके हाथ लग जाए जिससे संजय सिंह भी उनके रडार, उनके निशाने पर आ जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी भूमिका बनती नजर आ रही है प्रवेश, तो इससे तो ये बात साफ हो गई है, क्योंकि लगातार देखा गया है संजय सिंह जो आपके सांसद हैं, संजय सिंह का बयान जो एक तलखी निकलकर सामने आई है, लगातार और बीजेपी पर हमलावर हैं। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष को एकजुटता दिखाने के लिए, और समर्थन भी मिल रहा है विपक्ष का देखा जाए तो ये आगे ये लड़ाई और कितनी लंबी जाने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं है। और आगे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये बीजेपी को लेकर जिस तरीके से हमलावर हैं, तो क्या कुछ राजनीतिक नुकसान इसमें देखा जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 में है, उसकी रणनीति के तहत ही अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और बात करें तो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल और एसजी की लड़ाई पूरे देश में जग जाहिर है, दिल्ली नहीं पूरा देश जानता है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से एक जो है उनके फेवर में एक आदेश भी पारित हुआ था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उसको पूरा पलट दिया, जिसको राज्यसभा में पास न करवाने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल हर विपक्ष की पार्टियों से मिल रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो अन्य कोई दल हो। उनका साफ साफ कहना है कि राज्यसभा में इसको रुकवाकर अध्यादेश को रोकना होगा, ताकि जो है दिल्ली की जनता की भलाई के लिए वो काम कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अध्यादेश रद्द कराने के लिए जो मुख्यतः ये बात हो रही है, इसके साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव की परछाई भी देखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे मामले एक साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, कई सारी बातें एक साथ जुड़ती नजर आ रही हैं। अब अध्यादेश को लेकर लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी दिल्ली के सीएम की नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ईडी एक बार फिर जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर आप सांसद संजय सिंह एक बार फिर से हमलावर अंदाज में नजर आ रहे हैं।
वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज हुआ है और 25 मई से शुरू हो रहे आयोजन में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली तरीके से आयोजन से जुड़ेंगे। बीबीडी यूनिवर्सिटी में सीएम योगी शिरकत भी करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहेंगे। देश भर में करीब 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 4700 से ज्यादा खिलाड़ी आयोजन में हिस्सेदारी लेंगे। 25 मई से 3 जून तक 4 शहरों में ये आयोजन होगा। यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज हो रहा है और इसमें भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। आयोजन में कुल 21 खेलों का आयोजन होगा। नोएडा, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर में ये आयोजन किया जाएगा। खेलों के जरिए युवाओं को आगे खेलने का एक मौका भी मिलेगा, यानी कि खेल को बढ़ावा देने की एक कवायद वर्चुअली तरीके से इस आयोजन। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के जो भी विश्वविद्यालय गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी 208 विश्वविद्यालय की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें 4900 के लगभग खिलाड़ी, 1600 के लगभग ऑफिशियल वॉलंटियर्स सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता, और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि अभी तक के जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे उसमें नौकायन प्रतिस्पर्धा नहीं था। इस बार नया नौकायन को भी सम्मिलित किया है। 21 खेलों में ये प्रतियोगिता 25 मई से शुरू होकर के 3 जून तक ये चलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत सेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत सेट्टी, देखा जाए यूपी में पहली बार खेलो इंडिया का आयोजन और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ उत्साह प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ पा रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पहली बार उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जिसको लेकर तमाम जो खिलाड़ियों में खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पहली बार ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बीबीडी कॉलेज है, वहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा। जब 25 तारीख को यानी कि कल प्रधानमंत्री इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि देश भर से 208 विश्वविद्यालयों से लगभग 4900 जो खिलाड़ी हैं, जो छात्र हैं, वो पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 4 जगह इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। एक लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी। तमाम जगह जो तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी और इसको लेकर लखनऊ के तमाम जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनका भी हौसला बढ़ाया जाएगा ऐसे गेम्स को करके। फिलहाल और तमाम जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वो लोग भी कल बच्चे इस खेल जो कार्यक्रम को देखने के लिए बीबीडी पहुंचेंगे, वहां पर निमंत्रण दिया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम के जो शुरुआत को लेकर छात्र जो खिलाड़ी हैं उनका भी हौसला बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करना, साथ ही खेल को बढ़ावा देना। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े रहेंगे। कौन कौन से खेल इसमें शुमार किए गए हैं? देखिए, बहुत से खेल हैं इसमें, जैसे खो खो है, तीरंदाजी है और तमाम टेबल टेनिस है। तमाम ऐसे खेल हैं जिनको और बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो युवाओं में जो जोश दिख रहा है वो क्रिकेट को लेकर ज्यादा रहता है। तमाम जो ऐसे खेल है जो लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, तमाम ऐसे गेम्स आएंगे। लगभग 21 गेम्स हैं जिनको बढ़ावा दिया जाएगा और खिलाड़ियों को हौसला भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कल योगी आदित्यनाथ वहां पे रहेंगे, खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को बीच में देखकर जो खिलाड़ी है वैसे उत्साहित दिखेंगे और खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम जो प्रयास है वो भी कर रही है। उसी का ही ये असर है उत्तर प्रदेश के जो 4 शहरों में खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी का जो आयोजन किया जा रहा है। जी, साथ ही भरत सिटी, देखा जाए तो कौन कौन यूनिवर्सिटी इसमें हिस्सा ले रही है जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे?
देखिए तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि अगर बात करें 208 देश भर के जो यूनिवर्सिटीज से जो छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं, लगभग जो छात्रों की जो संख्या है, छात्र जो खिलाड़ियों की संख्या लगभग 4900 है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय है, जहाँ के छात्र भी शामिल होंगे। और इसी लखनऊ की अगर प्रॉपर बात कर ले तो यहाँ पे ही जो सारे गेम्स का आयोजन किया गया है, जिसकी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से कर ली गई है। अगर प्रॉपर अगर ग्राफ की बात करें तो कॉलेज की, तो लगभग 208 विश्वविद्यालय हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को लेकर। एक तरफ यूपी सरकार की जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि खेल को बढ़ावा देना, क्योंकि 208 विश्वविद्यालय इसमें शामिल होंगे, यूनिवर्सिटी जहां पर खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और करीब जो खिलाड़ी हैं इसमें प्रतिभाग करेंगे। और दूसरी तरफ देश की महिला खिलाड़ी अपने न्याय की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित महापौर 26 और 27 को लेंगे शपथ। 17 निगमों के महापौर शपथ लेंगे। आपको बता दें, निकायों के गठन की अधिसूचना जारी हुई, 1 माह के अंदर करानी होगी सदन और बोर्ड की बैठक। तो महापौर और अध्यक्ष अब अपने पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शासन ने तय की शपथ ग्रहण की तारीख। पार्षद और सभासद भी शपथ लेंगे। महापौर और अध्यक्ष की पाठशाला लगेगी। मोहम्मद शोएब इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद शोएब, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुत जल्द जो है सभासद और महापौर जो है इसको शपथ लेने वाले हैं। 27 शपथ की बात हुई है। जिस तरह से शपथ लेने की बात आई, महापौर और अभी तक पार्षदों और सभासदों की अध्यक्षता नहीं हुई थी। 1 जून को ये महापौर अध्यक्ष की जो है सदस्यता होगी। आपको बता दें कि लगातार जो है नगर निगम इस पर काम भी कर रही है और लगातार जो है जिस तरह पार्षद और कहना था कि जो है अभी तक हम लोग की शपथ नहीं हुई है, काफी लोगों की इस पर समस्या भी हो रही थी, लोग शिकायतें भी दर्ज कराते, लेकिन अभी तक शपथ न होने के कारण कुछ लोगों के काम में रुकावट आ रही थी, जैसे कि गलियों में गंदगी या कुछ उम्मार फैला हुआ है जैसे, तो इस वजह से काफी समस्या लोगों को आती है। जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ तब तक उन लोग का काम करने का आगे कोई भी अभी मौका नहीं मिल पा रहा था। जैसे आप बात करें, हमको 17 महापौरों की शपथ लेने की अब बारी आ चुकी है। बिल्कुल, 17 निगमों के महापौर अब शपथ ग्रहण करेंगे और इसके बाद अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इसको देखा जाए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो वादे थे और अब सभासद हैं, पार्षद हैं, महापौर वो शपथ ग्रहण लेंगे और इसके बाद ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू कर देंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 26 और 27 की डेट निर्धारित की गई है और इसको लेकर एक पाठशाला भी लगाई जाएगी। नवनिर्वाचित महापौर 26-27 को शपथ ग्रहण करेंगे। 1 जून को निर्वाचित महापौर अध्यक्ष कार्यशाला में शामिल होंगे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यशाला होगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा कार्यशाला में शिरकत करेंगे, उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कुत्तों का लाइसेंस बनवाना हुआ अनिवार्य। लाइसेंस न बनवाने वालों पर लगेगा जुर्माना। 31 मई तक कुत्तों का लाइसेंस बनवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम लाइसेंस को लेकर ये कदम उठा रहा है। कुत्तों का लाइसेंस बनवाना अब बेहद जरूरी हो गया है। रजिस्टर्ड डॉग के मालिकों का लाइसेंस रिन्यू हुआ। 7,845 रजिस्टर्ड डॉग के मालिकों में 700 का लाइसेंस रिन्यू किया गया। पुराने लाइसेंस के साथ कई घरों में नए डॉग पालने की सूचना सामने आ रही थी, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है, क्योंकि पुराने लाइसेंस में ही नए डॉग को पाला जा रहा था, जिसके चलते ये कंपलसरी कर दिया गया है। 31 मई तक लाइसेंस बनवाना अब जरूरी हो गया है। और अगर कोई लाइसेंस नहीं बनवाता है तो उससे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। तो अभी समय है 31 मई तक का।
बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो डायल करें नगर निगम का नंबर। आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो नंबर दिया गया है 9336312853। लखनऊ में इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लखनऊ में आवारा कुत्तों का लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आवारा कुत्तों के द्वारा काटने की भी शिकायतें बढ़ी हैं, जिसके चलते ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आप शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। शिकायतों पर नगर निगम में ये नंबर नगर निगम की तरफ से जारी किया गया है। अब इस नंबर पर शहरवासी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने ये जानकारी दी है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा था। कई घटनाएं ऐसी सामने आई जहां पर स्ट्रीट डॉग ने लोगों को अपना शिकार बनाया और इसके चलते ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसी खबर पर मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद शोएब, देखा जाए तो आवारा कुत्तों को लेकर एक बेहतर पहल कहा जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि नंबर तो जारी कर दिया गया, क्या इस पर गंभीरता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी? उन शिकायतों का समाधान हो पाएगा? अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार राजधानी लखनऊ में कुत्तों का हर तरफ जो है शिकायतें कुत्तों की आ रही थी। लगातार अगर हम बात करें तो थाना गुड़म्बा क्षेत्र के सिटी अपार्टमेंट में इस एक महीने में लगभग 3 से 4 लोगों को कुत्ते ने काटकर जख्मी किया है, जिसमें बच्चे भी और महिला भी शामिल थे। अगर हम बात करें तो गोमती नगर में भी कई काफी शिकायतें आई हैं। जिस तरह कुत्ते घायल आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इस पर काफी जो है शिकायतें मिली थी। लगातार जो है कुत्तों का आतंक जारी था। अगर हम बात करें तो जिस पिलकुट की अगर बात करें, जो पालतू भी थे वो भी अगर घर से निकलते थे कुछ खेलने कूदने के लिए, तो उनको भी उनके आगे भी समस्या आते थे, किसी न किसी बच्चों पर हमला करते थे और कई शिकायतें जिसपे मारपीट भी होती थी और बच्चों द्वारा घायल भी होते थे। काफी समस्या लोगों को, जिस तरह मुकदमेबाजी भी होती थी और मारपीट भी होती थी। यहाँ तक अगर हम बात करें तो अभी 2-3 दिन पूर्व की बात हम बता रहे हैं कि लखनऊ में कुत्ते के काटने से बच्चे के काटने पर एक उसके पिता ने रिवॉल्वर भी तान दी थी उस पर। हालांकि इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका रिवॉल्वर जब्त कर लिया था, पर हालांकि रिवॉल्वर खाली भी था। तो इस तरह की शिकायतें लगातार राजधानी लखनऊ में आते ही ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बिल्कुल, देखा जाए मोहम्मद शोएब तो ये महज लखनऊ की ही स्थिति नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है, इसको लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, नगर निगम द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। हालांकि इस पर नगर निगम का साफ तौर पे कहना है कि कहीं भी शिकायत कोई भी कुत्ता काटता है तो इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से शिकायत की जाए। अगर और हाँ, साथ साथ आपको यही बता दें कि अब कुत्ता पालने पर लाइसेंस भी आपको अनिवार्य हो गया बनवाना। अगर हालांकि अगर लाइसेंस नहीं होता है, कुछ एक महीने में अगर लाइसेंस आप नहीं बनवाते हैं तो इस पर भी आपको कार्रवाई हो सकती है। हेल्पलाइन जारी करने के बाद में काफी लोगों को अब सहूलियत भी मिल सकती है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी हेल्पलाइन नंबर जारी तो हुआ, इस पर क्या शिकायत। शुक्रिया मोहम्मद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप इसमें इस टोल फ्री नंबर पर आसानी से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं आवारा कुत्तों को लेकर। तो प्रधानमंत्री किसान आयोजन किया गया है एक कार्यक्रम का, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। किया जा सकता है, गांव में प्राथमिक विद्यालय है उसमें भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है, लेकिन हर गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। गांव के झगड़े लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो पहले छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़े होते थे, फसाद होते थे, व्यापक कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता था, आज उसका भी समाधान की ओर जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से जहां पे जिस व्यक्ति का घर है, जिस किसान का घर है, जिस मजदूर का घर है, घर आपदा के कारण या पुराना होने के कारण अगर टूट भी गया, पहले वह फिर से वह मकान बनाने के लिए तमाम उसको माथापच्ची करनी पड़ती थी। अब तो उसको घरौनी, वहीं के उसी जमीन का घरौनी उपलब्ध करके मालिकाना हक भी उपलब्ध करा दिया गया है।
और इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 56 लाख परिवारों को सुविधा दे दी है। इस वर्ष के दिसंबर तक 1.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर जो घरौनी जिनको प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम सभा की भूमि में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और उनको उसका नाम मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था, इन सब 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा हम इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। सर्वे के काम सब संपन्न हो चुके हैं, सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे, अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है, गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। वीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सके। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि विभाग में भी व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान ले सके। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आपके परिश्रम से उत्तर प्रदेश को देश की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में इसका योगदान कर सके, इस दृष्टि से भी और साथ साथ शासन की योजना का दुरुपयोग न हो, लेकिन हर जरूरतमंद को इन योजनाओं के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त हो। यह बृहद अभियान उसी का हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग आज से इसको प्रारंभ कर रहा है। 10 जून तक ये बृहद अभियान चलेगा। इसमें जिन जिन संस्थाओं को इसके साथ जोड़ना है, वे सभी लोग मिलकर के एक बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम को अगर ले लेंगे तो जो अक्सर हमें कुछ किसानों के द्वारा ये शिकायतें मिलती हैं कि हमारी प्रधान एक जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया है या हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका समाधान तो होगा ही, या जिनको अब तक नहीं मिल पाया उसकी पिछली किस्तें भी उसको प्राप्त हो जाएंगी। ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ये वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दे पाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि 10 जून के बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्नदाता किसान जो वास्तव में पात्रता रखता है वह फिर इस प्रकार की शिकायत करने का उसके सामने कोई अवसर नहीं होगा कि मैं इससे वंचित हूं। अगर वह पात्र है उसको इसका लाभ मिलना ही चाहिए और अगर वह उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो स्वयं कह सकें कि नहीं, मैं इसमें पात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूं, किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण ये नाम मेरा चढ़ गया था, इसकी जगह फलाना व्यक्ति है, उसको आप इसका लाभ दीजिए। मुझे लगता है उसका अपना संदेश होगा, इस प्रकार का एक संदेश हमें देना ही होगा। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश भर के हमारे सभी किसान बंधुगण इस अभियान के साथ जोड़कर के इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके तहत कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। बढ़ते आगे, यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में 26 मई से झमाझम बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सहारनपुर में ओले गिरे, बिजनौर में पेड़ के नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई। चित्रकूट में सबसे ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिला। हालांकि अब मौसम में बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार, तो लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। 26 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर में भी ओले गिरे, लखनऊ में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, बिजनौर में पेड़ के नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई और चित्रकूट में इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। लोगों को जल्द ही गर्मी से निजात मिलेगी। तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट और तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। सहारनपुर में ओले भी गिरे हैं, लखनऊ में बूंदाबांदी भी हुई, बिजनौर में एक पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। चित्रकूट में इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजू शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो मौसम में जल्द बदलाव की बात मौसम वैज्ञानिक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए सोनी, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि जिस तरह से तेज गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए बारिश की आशंका जताई जा रही है। 2 या 3 दिन में लगातार बारिश होने वाली है। फिलहाल मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले काफी दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही है, लू का भी प्रकोप बढ़ रहा है, लोगों को इससे खासा परेशान होना पड़ रहा है। बाजारों में भी रौनक जो है वो नजर नहीं आ रही है। दोपहर में तो जिले भर में ऐसा नजर आता है जैसे कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हो। बाजार के व्यापारियों पर भी इस का खासा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर इसमें जो मजदूर तबके के लोग हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, उन पर नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ओले की भी बात सामने आई है, उससे नजर आ रहा है कि अब कुछ राहत लोगों को जो चिलचिलाती गर्मी हो रही है उससे मिल सकती है। फिलहाल लू का जो प्रकोप है वो जारी है, लोगों को परेशानी फिलहाल झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखा जाए पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला, तेज धूप और लू के थपेड़े के साथ लोग घर से निकलने को मजबूर थे। हालांकि ये हिदायत भी दी जा रही थी कि घर से दोपहर के वक्त ना निकला जाए, लेकिन अचानक से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यूपी के 26 जिलों में अब बारिश हो सकती है। और लखनऊ से हमारे साथ सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, आपके पास आएंगे। लखनऊ में मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? मौसम की अगर बदलाव की बात करें तो सुबह के समय में आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडा मौसम था, लेकिन लाइट कटने की वजह से थोड़ी लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ा। जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, राजधानी सहित 27 डिस्ट्रिक्ट में बारिश के आसार बताए हैं कि अगले से 1-2 दिनों में बारिश होगी। लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर हम देखें तो इतनी कड़ी धूप थी हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर देखें तो तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, तो लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई थी कि बाहर निकलने में। जो हर रोज का जो काम पर जाते हैं, ड्यूटी के लिए जाते हैं, किसी काम की वजह से बाहर निकलना होता है, तो उन लोगों के लिए दिक्कतें हो जाती है। लेकिन जो मौसम सुबह के समय में जिस तरह से मौसम था, वैसे उम्मीद जताई जा रही कि अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ी सी गिरावट आएगी और थोड़ी सी ठंडक के तौर पे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम
जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं पिछले एक सप्ताह के अंदर, वैसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि जो तपस या लू की वजह से जो लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ी है, तो उससे ने कहीं न कहीं प्रभावित किया है। और जो सामान्य तौर पे जो मरीज हैं ओपीडी में या इमरजेंसी में देखा जाए तो उन लोगों की संख्या बढ़ गई है। हिदायत के तौर पे अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि बाहर निकलने के दौरान आप पूरे शरीर को ढककर निकलें और मतलब पानी का मात्रा बढ़ाया जाए। फिलहाल बिल्कुल सतीश, देखा जाए तो जनजीवन में खासतौर पर मौसम में आए बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अचानक ने मौसम ने करवट ली है और इस वक्त देखा जाए तो ये जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बारिश जैसा कि आप बता रहे हैं, ठंडा है मौसम, गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो ये आने वाले कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा? ये देखिए, मानसून सत्र का नहीं है। अगर हम देखें तो ये बीच बीच में बारिश होती रहती है। अगर इस तरह की चीजों को देखा, अगर मानसून की बात करें तो जून महीने की मई के लास्ट तक जून महीने में मानसून आता है, जो बारिश का मौसम जिसको हम कहते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो ठंडक थोड़ी सी हुई है, आसमान में बादल छाए और हल्की बारिश की जो संभावना जताई जा रही है, तो अगले एक सप्ताह तक ऐसा मौसम बने रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो आंकड़ा भी दिखा रहा है उसमें, अगर मौसम की जो साइट है उस पर आंकड़ा दिखा रहा है कि अगले सप्ताह में थोड़ी सी जो धूप है, यानी कि जो एक तरह से तापमान है उसमें गिरावट होकर मौजूदा समय में अगर हम बात करें लखनऊ का तापमान जो 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो कल की रिपोर्ट या परसों की रिपोर्ट को देखें तो करीबन 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान था। तो अमूमन अगर देखा जाए तो तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है और लोगों के लिए थोड़ी राहत भी मिली है। बिल्कुल, गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से झमाझम बारिश होने के आसार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है यूपी के 26 जिलों में। राजू शर्मा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इस बीच मौसम में आए बदलाव का क्या कुछ असर आम जनजीवन में देखने को मिल रहा है? गर्मी से तो जरूर राहत मिली है, लेकिन कुछ मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें बेशक राहत मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से बारिश होगी तो जलभराव की समस्या है वो बनेगी, जो गंदगी है वो नजर आएगी सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को उससे भी जूझना पड़ेगा। जहां एक और राहत मिलेगी वहीं परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल सुबह से मेरठ में जो बारिश है हल्की फुल्की वो नजर आ रही है, हो रही है, उससे लोगों में थोड़ी राहत नजर आ रही है। फिलहाल बाजारों में भी जो सन्नाटा है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से भारी जो गर्मी है वो पड़ रही थी, लू का जो प्रकोप है वो नजर आ रहा था, उससे लोग परेशान थे। फिलहाल जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, 3 या 4 दिन जो बारिश है वो नजर आने वाली है, लोगों को राहत भी मिलेगी। 3 से 4 दिनों तक लोग इस मौसम के बदलाव के साथ गर्मी से निजात पा सकेंगे। एक बार अलीगढ़ और बुलंदशहर का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। विश्व प्रताप सिंह अलीगढ़ से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, मुनींद्र शर्मा नोएडा से जुड़े हुए हैं। मुनींद्र, आपके पास आएंगे। नोएडा में क्या कुछ मौसम का मिजाज नजर आ रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सोनी, बताना चाहूंगा कि नोएडा में पिछले एक हफ्ते से जो मौसम का मिजाज है वो कभी तो शिमला जैसा माहौल महसूस हो रहा है और कभी 46 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो लगातार मौसम आंख में चोली कर रहा है, कभी बारिश होती है, कभी तेज आंधी आती है। सुबह के समय 32 डिग्री टेम्परेचर होता है और दोपहर के समय 46-48 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो लगातार मौसम का जो उतार चढ़ाव और जो येलो अलर्ट अभी घोषित किया गया उससे आज फिर भी आज सुबह से मौसम लगातार अप डाउन हो रहा है। लगातार अभी थोड़ी देर पहले 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उसके 32 डिग्री हुआ, फिर 36 डिग्री हुआ, फिर से 32 डिग्री हुआ। तो लगातार टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। AQI बहुत अच्छी है, 156 समथिंग की AQI रिकॉर्ड की जा रही है। लगातार हवाओं का जो रुख है 47 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, कभी 47 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, कभी 17 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो रही है। तो लगातार मौसम का उतार चढ़ाव एकदम ऐसा लग रहा है कि कभी दिसंबर का मौसम महसूस हो रहा है लोगों को, कभी लग रहा है कि बिल्कुल मई जून का मौसम महसूस हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम की आंख मिचौली नोएडा में देखने को मिल रही है, हालांकि गर्मी से राहत भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे जब उतार चढ़ाव टेम्परेचर में देखने को मिलता है तो यह आम जनजीवन के लिए काफी मुश्किल भरा हो जाता है। एक बार रुक कर लेते हैं, अनिल मीणा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो बुलंदशहर में क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल सोनी, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में इस समय बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो अभी भी मौसम में उमस भरी गर्मी है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए करीब 5-6 दिन से अगर बुलंदशहर का टेम्परेचर की बात करें तो बुलंदशहर में 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर नजर आ रहा है और लगातार प्रशासन के लोग भी बिजली की बात की जाए तो बिजली की समस्या काफी पड़ी हुई है। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। चौराहे पर जिस तरह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जिस तरह प्याऊ की व्यवस्था उनकी, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है और लोगों को कहीं ना कहीं, जबकि कल हमारे चैनल के माध्यम से जो स्कूल की जो छात्रा थी उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लगातार अपील की थी कि स्कूलों की छुट्टी की जाए। और देखिए, अगर बात की जाए फिलहाल और मेरे साथ यहाँ कुछ अभी भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि गर्मी के हालात को देखते हुए। देखिए मेरे साथ यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मानवेंद्र सिंह। अच्छा, गर्मी को लेकर किस तरह की अभी समस्या बनी हुई है, जिस तरह से अभी आज बादल भी हो रहे हैं? गर्मी बहुत जबरदस्त है और 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है और यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है और वोल्टेज भी बिजली के बहुत कम रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से आज बादल हो रहे हैं तो बादल को देखते हुए उमस सी हो रही है, तो इससे किस तरह की बीमारी भी फैलने की खतरा है? ज्यादा है बीमारी, बुखार मलेरिया वगैरह ये जो फैल सकता है, टाइफाइड बन सकता है। फिर कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनका कहना यह है कि जिस तरह से उमस हो रही है, उमस को अगर देखी जाए तो उमस से लगातार लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरह से एक डायरिया की सी जो बीमारी है वो फैल सकती है लोगों में। कहीं ना कहीं प्रशासन की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कुछ आदेश निर्देश जारी किए हैं कि लोगों से 11 बजे से और शाम 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए रोडों सड़कों की, तो सड़कों पर भी लगातार पूरी तरह से सड़क खाली पड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के जरूरी काम है उनके लिए लोगों को मजबूर बाजार में आना पड़ता है। देखिए एक मेरे साथ बुजुर्ग अम्मा मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। अम्मा देखिए मेरे साथ है बुजुर्ग में। अम्मा, किस तरह की गर्मी पड़ी हुई है, किस तरह की परेशानी आ रही है? गर्मी कैसी है अम्मा? बहुत गर्मी है। अच्छा, बहुत गर्मी है। तो अम्मा क्या लेने आई हो बाजार से? अच्छा, एक्सरे कराने आई। ठीक है अनिल, देखा जाए तो बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मॉनसून बारिश नहीं है, चूंकि बेमौसम बरसात और अचानक से ये मौसम में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे गर्मी से तो जरूर राहत मिलती आम जनता को नजर आ रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।